हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेशनल कंज्यूमर कमीशन के बारे में। अब तक हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन को पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। सो ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा फास्ट चलूंगा और आपको भी फास्ट ही चलना चाहिए एज ए स्टूडेंट भी, क्योंकि जब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। तो जो फर्क वाले पॉइंट है या फर्क वाले कोर्ट केसेस हैं उन्हीं पर ध्यान देंगे। अब नेशनल कमीशन, ऑब्वियसली ये नेशनल लेवल पर है। अगर पूरा नाम लें तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ये भारी भरकम इसका नाम है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, राइट। और ये एक अपेक्स कॉजी जुडिशियल अथॉरिटी है, यानी कि पूरी इंडिया में एक ही है। और कॉजी जुडिशियल वो हमने पहले ही बताया था कि ये कोर्ट केसेस के साथ चलने वाली एक पैरेलल अथॉरिटीज होती है इंडिया में, बहुत चीज़ों में होती है, उन्हीं में से एक है। और ये स्टेट कमीशन से ऊपर है, लेकिन फिर भी बिलो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो फिर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ही है। बेशक ये नेशनल लेवल का कमीशन है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के बाद ही आता है। अब ये डील करता है हाई वैल्यू कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में। नेचुरली हम जानते हैं कि अगर 10 करोड़ तक का मैटर है तो फिर तो हमारे पास स्टेट कमीशन है ही। 1 करोड़ तक का मैटर है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, पर 10 करोड़ से ऊपर का मैटर है तो फिर सीधा नेशनल कमीशन पर भी जा सकता है। इसके अलावा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो स्टेट कमीशन के ऑर्डर्स हैं, अगर आपको अपील करनी हो तो आप इसकी अपील नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। इसके अलावा रिविजनल मैटर्स, अब आप ये कहोगे ये रिवीजन क्या है। देखो, कई बार जो बड़ा ऑफिसर होता है ना, वो छोटे ऑफिसर की, अब यहां पर बड़ा छोटा वो इमोशंस के आधार पर नहीं जा रहे, अपन ये बोल रहे कि भाई नेशनल कमीशन ऑब्वियसली स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन से ऊपर है। अब नेशनल कमीशन के जो जजेस हैं वो चाहे तो रिविजनल अथॉरिटी यूज कर सकते हैं, जैसे होता है ना भाई नीचे के जो कोर्ट्स हैं, इसमें भी एक तरह से कॉजी जुडिशियल कोर्ट ही है ना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के, तो उनके जो डिसीजंस हैं, उनकी जो वर्किंग है, अगर कोई कंप्लेंट मिले या सुओ मोटो मतलब खुद भी वो डिमांड कर सकते हैं पेपर्स, और उस प्रोसेस को चेक करके जो भी ठीक उनको लगे वो डिसीजन दे सकते हैं। तो ये रिविजनल पावर्स होती हैं। आगे चल के इसके बारे में ज़्यादा डीप में आप अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे कि रिवीजन, रिव्यू, ये सब क्या पावर्स होती हैं, है ना। तो अभी फिलहाल मैंने क्या बताया, दोबारा से बोलता हूं कि नेशनल कमीशन ऐसे समझिए कि स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन लेवल पर अगर कोई मैटर डिसाइड हुआ है तो उस प्रोसेस को, वो जो एविडेंस उन्होंने कंसीडर किए, जो लॉ उन्होंने जिस तरह से इंटरप्रेट किया, उन सब चीज़ों को वो देख सकते हैं। और उसके ऊपर अगर उनको लगे कि ठीक नहीं हो रहा है तो या तो कोई डिसीजन दे सकते हैं, या मेनली ये बोला जाता है कि वो उन्हीं को दोबारा बोलते हैं कि आप इसको इस तरीके से दोबारा से देखिए। तो ये एक तरह से रिव्यू करने जैसा होता है, इसलिए इसको रिवीजन मैटर्स बोलते हैं। नाउ इनकी एक कोशिश ये भी है कि आप एक यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ कंज्यूमर लॉज करें। अगर नेशनल लेवल पर कोई डिसीजन हुआ है तो ऑब्वियसली फिर वो हर स्टेट पर एप्लीकेबल हो गया। सो अगर नेशनल कमीशन ने किसी भी एक मैटर पर इंटरप्रिटेशन दे दी, जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई डॉक्टर्स जो हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि डॉक्टर्स जो हैं वो कवर्ड हैं जी, तो अगर कोई कंफ्यूजन होगी भी तो वो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो जाएगी कि नहीं, डॉक्टर्स भी कंज्यूमर लॉज में आएंगे। ऐसे किसी भी मैटर पर ये डिसीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये नेशनल कमीशन का काम है। अब अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन की, तो ये हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली है, और इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरी कंट्री में है। ये स्टेट तो है ही नहीं, ऑब्वियसली आप समझ ही रहे हो कि नेशनल लेवल का है, तो ये पूरी कंट्री में इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कंपोजिशन, तो इसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, पास्ट प्रेजेंट, और इसमें भी जैसे आपके स्टेट कमीशन में था 4 मेंबर्स होंगे। आपको ध्यान होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट जज थे, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट जजेस थे, और नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, या तो प्रेजेंटली हैं या फिर रिटायर्ड हैं, हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कमीशन था उसमें 2 ही मेंबर थे, लेकिन स्टेट में भी 4 थे और यहाँ भी 4 मेंबर्स हैं, और उनकी एक्सपर्टीज होती है हमेशा लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पब्लिक अफेयर्स। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, एक्सपर्ट लोग, इनको इन कमीशंस में मेंबर जो है वो बनाया जाता है।
अब अगर हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो 10 करोड़ से ऊपर तो कोई भी केस होगा सीधा नेशनल कमीशन में ही जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन, यानी फ्रेश केस ही यहां फाइल हो रहा है, बात खत्म। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो अगर कोई भी ऑर्डर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन है तो इसमें आएगा। रिवीजनल की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो रिवीजनल पावर यूज कर सकते हैं, दे कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स फ्रॉम लोअर कमीशंस एंड रिवाइज द ऑर्डर्स। तो उनके पास ये पावर्स है कि वो अपने से जो नीचे कमीशंस हैं, नीचे कमीशन वही हो गया ना, स्टेट लेवल का भी हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी हो गया, तो अगर जरूरत पड़े तो वो उनके पेपर्स को मंगवा के चेक कर सकते हैं क्या उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, कौन सी एविडेंस कंसीडर किए, क्या प्रोसेस फॉलो किया एंड ऑल दैट। कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, इसका आंसर सेम है, पहले भी यही पढ़ चुके हैं। प्रोसीजर सेम है, फिजिकली ऑनलाइन सेम है। एडमिशन ऑफ कंप्लेंट 21 दिन में होगी, नहीं तो मान लिया जाएगा एडमिट होगा, ये भी पहले पढ़ चुके हैं, सेम है। प्रोसीजर आफ्टर एडमिशन, नोटिस होगा, एविडेंस होगा, हियरिंग होगी, ऑर्डरिंग कमीशंस होंगे, पावर्स सब सेम है। पावर्स की बात करें तो हमेशा सिविल टू सिविल कोर्ट लिख के फिर वही बात आ जाती है, समन, रिसीव एविडेंस, ऑर्डर डिस्कवरी, इशूइंग कमीशंस, इसमें वर्ड यूज नहीं किया गया, वही है, वो सब सेम है। रिलीफ ग्रांटेड भी सेम है, कंपेंसेशन, रिफंड, रिप्लेसमेंट, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है कि एक डेटरेंट, एक दूसरे को पनिश करने के हिसाब से जब कंपेंसेशन दिया जाता है, ये भी वही है मोर और लेस, ऐसा नहीं है कि ये उसमें नहीं है, सब में सेम है। लिमिटेशन पीरियड 2 साल का है, कंडोनेशन ऑफ डिले, ये भी सेम है, सब पहले पढ़ चुके हैं। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ये एक बात है कि अगर नेशनल कमीशन का आपको नहीं समझ में आ रही बात तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर सिर्फ भगवान ही है, सुप्रीम कोर्ट तो एंड ही होता है हमेशा किसी भी चीज का। तो नेशनल कमीशन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आप उसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन 30 दिन के अंदर अपील करनी होती है, थोड़ा शॉर्ट पीरियड है। केस लॉस की बात करें तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले पढ़ चुके हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पहले पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। फेयर एयर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, एनके मोदी, इसमें क्या है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज डज नॉट बार कंज्यूमर कंप्लेंट्स। क्या मतलब हुआ, पहले समझेंगे आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं और थोड़ा ध्यान से भी सुन लो, हो सकता है आप रिलैक्स बैठे हो, हाँ जी सब पहले पढ़ा हुआ, सब पहले पढ़ा। आर्बिट्रेशन ये होता है कि जैसे सपोज दो पार्टीज ने आपस में डील किया, सपोज मैं कहता हूं एडवोकेट की सर्विस थी या किसी आर्किटेक्ट की सर्विस थी, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस थी, कुछ भी थी, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि आप मुझे ये कंसल्टिंग या ये अकाउंटिंग सर्विसेज दोगे। अब उसके बाद आपने एक एग्रीमेंट किया और उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया कि भाई अगर कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो हम एक आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, ठीक है। अब एक आदमी कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा है, तो यहां पर कोर्ट ने यह फैसला किया कि आर्बिट्रेशन क्लॉज डज नॉट बार कंज्यूमर कंप्लेंट, यानी आर्बिट्रेशन क्लॉज है अपनी जगह है, लेकिन फिर भी अगर आप कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज अब फुल एंड फाइनल है और आपके पास कंज्यूमर कोर्ट में जाने की ऑप्शन ही खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट आप जा सकते हो, तो इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब ये सिसिली क्लार्कल व्हीकल फैक्ट्री का केस है, इसमें कुछ खास नहीं है, इस केस को आप छोड़ भी सकते हो। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में सिर्फ इन्होंने ये कहा कि इंश्योरेंस भी कंज्यूमर लॉज में आएंगी, तो सारी ही आती हैं, कोई ऐसा खास ये डिसीजन नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल कमीशन की हम बात करें तो एक तो यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। जो स्टूडेंट लॉ में अभी नए हैं वो सोच सकते हैं ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या होता है। भाई कानून की इतनी किताबें हैं, कोई पढ़ के उसका कोई मतलब निकालेगा, कोई निकालेगा, तो सब जो इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ह्यूमंस, जजेस आर ह्यूमंस, वकील आर्ग्यू करते हैं, एडवोकेट्स और जज फैसला देते हैं किसी भी लाइन का क्या मतलब है, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अब मान लेते हैं राजस्थान का कमीशन अलग जवाब दे रहा है, पंजाब का अलग जवाब दे रहा है, आप बोलोगे ऐसा हो सकता है, हाँ एक ही लाइन के 10 मतलब भी निकल सकते हैं, तो कई बार चाहे थोड़ा ही फर्क हो सकता है। अब ऐसे में अगर नेशनल कमीशन ऑर्डर दे और उसको ही सारे कमीशंस मोस्टली फॉलो करें तो फिर यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। जैसे हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, इवन फैमिली लॉज हैं, इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, बात खत्म, वो फिर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री मोर और लेस एप्लीकेबल हो जाती है। ऐसे ही नेशनल कमीशन की इंपॉर्टेंस है कि जो इसके डिसीजंस होंगे मोर और लेस वो एक यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अचीव करेंगे, बिसाइड्स स्पीडी जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट की तो कॉमन सी बात है। कंक्लूजन, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, और फिर भी कोई डाउट हो मैं हमेशा लास्ट में ये इमेज दिखा देता हूं आपको अपने फोन नंबर्स बताने के लिए, इस पर आप व्हाट्सएप कर लेना, फोन ना उठा पाऊं तो, और बुक खरीदने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है मेरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बुक,
और इसके अलावा फेस टू फेस क्लासेस एग्जामिनेशन डेज में लेता हूँ, उसके लिए रजिस्टर कर लो, लास्ट डेज में हो सकता है रजिस्ट्रेशन ना हो पाए। प्लस मेरा व्हाट्सएप चैनल है NGPA लॉ कॉलेज, उससे कनेक्ट हो जाओ, लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट उस पर होती है। थैंक यू।